नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम आज रहे हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, लोगों को गर्मी से मिली राहत, यूपी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच गर्मी से कुछ राहत मिली है, जब उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शनिवार को गरज के साथ बारिश हुई, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश के कारण जल भराव के चलते दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में 8 सितंबर को गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ ही बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में शनिवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में अनेक स्थानों पर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी मौसम का मिजाज बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पछुआ हवाओं के बहने से बिहार में बादल नहीं बन रहे हैं। राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान सामान्य से ऊपर लगातार बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में पारा पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार सामान्य से ऊपर रहा है। पिछले 3-4 महीने से बारिश का क्रम जारी रहने से पारा नीचे रह रहा था। यही वजह है कि अचानक मौसम में बदलाव से लोग असहज महसूस कर रहे हैं। मौसम विदों की कहानी के कहना है कि अगले 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव के आसार हैं। हवाओं की दिशा में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हवा की दिशा बदलने पर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से नमी वाली हवाओं के आने का सिलसिला बढ़ेगा, वैसे ही बादल बनने शुरू होंगे। इसके बाद बारिश के आसार हैं। पटना का पारा भी लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस गया। जी हाँ दोस्तों, गया का 35.2 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्णिया का 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून की अक्षीय रेखा पटना से होकर गुजर रही है, लेकिन मौसमी सपोर्ट नहीं मिलने से बारिश के मामले में ये फिलहाल निष्प्रभावी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत में 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 90,633 केस, 73,000 से ज़्यादा रोगी हुए ठीक, मृत्यु दर भी घट गया है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि भले ही प्रतिदिन कोविड-19 के हज़ारों केस सामने आ रहे हैं, लेकिन मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी उसी तरह से बढ़ रही है। साथ ही मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 90,633 लोग घातक वायरस की चपेट में आए और 1,065 मरीजों की मौत हुई है। भारत में ठीक होने की दर ने एक ही दिन में 70,000 से ज़्यादा रोगियों के डिस्चार्ज होने की रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त कर लिया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 73,642 को डिस्चार्ज किया गया। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामले की कुल संख्या 41,13,812 है, जिसमें 8,62,320 सक्रिय मामले हैं। 31,80,866 डिस्चार्ज मामले और 70,626 मौतें शामिल हैं। भारत में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत में ठीक होने की दर ने एक ही दिन में 70,000 से ज़्यादा रोगियों के डिस्चार्ज होने के रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त कर लिया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 73,642 को डिस्चार्ज किया गया है। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 2973 नए मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,633 मामले सामने आए और 1,065 मौतें भी हुई। कोविड-19 के रोगियों की इस प्रकार से अत्यधिक संख्या में ठीक होने और अस्पतालों और होम आइसोलेशन से छुट्टी प्रदान किए जाने के कारण अब ठीक होने की दर बढ़कर 77.32% हो गई है। इसके कारण कोविड-19 के मामले में मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो आज के दिन में 1.72% के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित रूप से उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में है जहां कोविड संक्रमण के मामले में अचानक तेजी आई। इसके सक्रिय मामले बढ़ोतरी या वहां के कुछ जिलों में उच्च मृत्यु दर की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
केंद्र ने हाल ही में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को कोरोना वायरस के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आक्रामक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने और सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मृत्यु दर को 1% से कम पर नियंत्रित रखा जाए। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सक्रियता के साथ अधिक से अधिक परीक्षण, मृत्यु दर कम करने के लिए प्रभावी नैदानिक प्रबंधन सुनिश्चित करें और विभिन्न स्तरों पर कुशल निगरानी रखते हुए लोगों के जीवन में बचाने के प्रयास करें। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 10 सितंबर से शुरू हो रही है रेलवे सेवा। टिकट बुकिंग करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में तकरीबन 5 माह से ठप पड़ी रेलवे सेवाओं को फिर से संचालित करने के लिए अब पूरा प्लान तैयार है। बता दें कि यह रेलवे सेवा आगामी 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे 80 स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने का विचार विमर्श कर रहा है। उधर इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं, जिसका आपको पालन करना होगा। ध्यान रहे कि कोरोना काल में ऐसा बहुत कुछ बदल गया है जो एक यात्री के आम जीवन को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस नवीन दिशा निर्देश के मुताबिक आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट बुक करा सकते हैं। यदि आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आप मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करा सकते हैं। इसके इतर यात्री सुविधा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आपका कहीं एकाएक यात्रा करने का प्लान बन गया है तो भी अपना टिकट बुक करा सकते हैं। आप अपनी यात्रा से एक दिन पूर्व वेटिंग टिकट की बुकिंग भी करा सकते हैं। हालांकि इस दौरान नियमों के मुताबिक वेटिंग टिकट धारकों को ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। ट्रेनों के लिए कोई अनरीजनल टिकट नहीं जारी किए जाएंगे और ना ही ट्रेन पर सवार होने के बाद टिकट देने का कोई प्रावधान किया गया है। करंट काउंटर स्टेशन भी अब खोल दिए गए हैं। ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले ही आरक्षण चार्ट जारी कर दिया जाएगा। यदि सीट खाली रहती है तो फिर तत्काल टिकट बुकिंग की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह स्टेशन के करंट काउंटर से ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले तक टिकट लिया जा सकेगा। इसके साथ ही यदि आप अपना कंफर्म टिकट रद्द करवाते हैं तो फिर कोटे के तहत आरक्षित टिकट की बुकिंग को रद्द किया जा सकता है। तो इन सीटों की बुकिंग आप करंट बुकिंग पर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन के 2 चार्ट, एक 4 घंटे पहले और एक 2 घंटे पहले बनाया जाता है। वहीं अगर पहले और दूसरे चार्ट के लिए किसी टिकट को रद्द किया जाता है तो ऐसे यात्रियों के लिए खाली सीटों के लिए करंट टिकट बुकिंग कराया जा सकता है। वहीं अगर एक NPR पर 4 लोगों का टिकट हो तो अगर एक टिकट कंफर्म होता है तो सभी यात्री को अनुमति मिलेगी। अगर यात्री चाहें तो अपना टिकट रद्द कराकर पैसा भी वापस ले सकते हैं। कोरोना काल के दौरान किसी भी यात्री को ट्रेनों में सफ़र करने की अनुमति तभी मिलेगी जब वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो चुके हैं। फटाफट चेक करें अपने शहर के दाम। जी हाँ दोस्तों, आप किस शहर से हैं ये हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल के क्या प्राइस हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने रविवार को आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकारी तेल कंपनियों HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल ने रविवार को तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82.08 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है, जबकि डीजल की कीमत 73.27 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि शनिवार को तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव का असर सीधा घरेलू बाजार पर देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपये और डीजल 73.27 पैसे रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 88.73 रुपये और डीजल के 79.81 रुपये प्रति लीटर हैं। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 83.57 रुपये पर बिक रहा है, डीजल 76.70 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 85.4 रुपये और डीजल के दाम 78.58 रुपये प्रति लीटर हैं। वहीं नोएडा में पेट्रोल 82.36 रुपये प्रति लीटर और डीजल 73.59 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल 80.23 रुपये और डीजल 73.74 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी राहत है।
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत सरकार ने दी है। पेंशन नियम पर सरकार का अहम फैसला है। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदले हुए नियम को लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ होगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। यहाँ विस्तार से बताएंगे बदले हुए नियमों को कैसे लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य है फैमिली पेंशन स्कीम, परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान सेंट्रल एम्प्लॉयज यानी केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन सेंट्रल एम्प्लॉयज के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। जी हां, अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम में 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के 7 साल पूरे होने के पिछले ही समय हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। यह व्यवस्था 7 पे कमीशन। अभी तक ये होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी के परिजनों को अंतिम आहरित वेतन को 50% राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती है उनके परिजन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30% पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। अब चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 साल की सेवा अवधि का कम श्रेणी के कर्मचारी व उनके परिजनों को भी राहत दे दी है, इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।